रमेश कुमार रहता था और वह बिल्कुल अकेला रहता था। रमेश कुमार अपनी एक खेत का सौदा कर देता है 50 लाख रुपये में। सौदा करने के बाद रमेश के मन में ख्याल आया कि मैं इस खेत को अब नहीं बेचूंगा। देखो वीरेंद्र सिंह, अब मैं यह अपना खेत नहीं बेचना चाहता हूं। मुझे अब यह खेत नहीं बेचना है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यह खेत नहीं बेचना चाहिए। क्यों रमेश जी, आप यह खेत क्यों नहीं बेचना चाहते? क्योंकि हमारा और आपका सौदा तो पहले ही इस खेत का हो चुका है, इसलिए आपको यह खेत मुझे बेचना ही पड़ेगा। नहीं, अब मैं इस खेत को नहीं बेचना चाहता। आप कोई और खेत देख लीजिए। मैं इस खेत को अब नहीं बेचूंगा। देखो रमेश जी, चाहे आप इसमें बुरा मानो या भला मानो, आपको यह खेत तो मुझे देना ही होगा क्योंकि मैं आपको इसके पैसे देने ही वाला हूं। हमारा सौदा पहले ही हो चुका है और आपको आपके 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, इसलिए अब आपको यह खेत मुझे देना ही होगा। अपने 50 लाख रुपए अपने पास रखो। मैंने एक बार मना कर दिया ना कि मुझे यह खेत नहीं बेचना है तो नहीं बेचना है। आप कहीं और कोई खेत देख लो। इस तरीके से दोनों में वाद विवाद हो जाता है और रमेश कुमार जो होते हैं वह जाते हैं मोहित उपाध्याय वकील के पास। देखो वकील साहब, मैं आपके पास बहुत ही मिन्नत के साथ आया हूं। मैंने अपने खेत का सौदा कर दिया था, लेकिन अब मैं वह खेत नहीं बेचना चाहता। कृपया करके आप इस सौदे को खारिज करवाइए। देखो रमेश जी, जो आपने सौदा किया है उसे लेकर आप टेंशन मत लीजिए। मैं जल्द से जल्द उस खेत का सौदा खारिज करवा दूंगा। देखो वकील साहब, आप जितने भी पैसे लो, मगर यह मेरा खेत बिकना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है रमेश जी, मैं आपका खेत बिकने नहीं दूंगा। तो तभी से इन दोनों की और ज्यादा नजदीकी बढ़ने लग जाती है और मोहित उपाध्याय जो होता है वह सच में रमेश का खेत नहीं बिकने देता है। थोड़े दिन गुजर जाने के बाद रमेश का एक खेत होता है बजरंग नगर में। उस खेत को मोहित उपाध्याय 30 लाख रुपए में बिकवा देता है और जो 30 लाख रुपए होते हैं उनको मोहित अपने पास रख लेता है। देखो रमेश जी, ये जो आपके 30 लाख रुपए हैं ना, ये मैं अपने पास रख लेता हूं क्योंकि आप तो अकेले रहते हो। अगर कभी किसी को भनक लग गई कि आपके पास 30 लाख रुपए हैं तो वो पैसे चुरा सकता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ये पैसे मैं अपने पास रख लेता हूं और जब आपको जरूरत होगी तब मैं आपको दे दूंगा। हाँ ठीक है वकील साहब, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं आपसे ले लूंगा। फिर इसी तरीके से और दिन गुजरने लगते हैं और रमेश को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वह पैसे मांगने वकील साहब के पास जाता है। देखो वकील साहब, अब मुझे पैसों की जरूरत है। कृपया करके मुझे पैसे दे दीजिए। देखो रमेश जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। जब मेरे पास पैसे होंगे ना तब मैं आपको दे दूंगा। वकील की बात सुनकर रमेश जी थोड़ा उदास हो जाते हैं और वहां से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनको गंभीर चोटें भी आ जाती हैं। अब उनको पैसों की और ज्यादा जरूरत हो जाती है तो वह वकील को फोन मिलाकर उनसे कहते हैं, देखो वकील साहब, अब मेरा एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। कृपया करके आप मुझे पैसे दे दीजिए। अभी तो मैंने आपसे कुछ दिन पहले ही कहा था कि फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं। कृपया थोड़े दिन रुक जाइए। जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं आपको दे दूंगा। कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। नहीं नहीं वकील साहब, अब तो मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि मुझे अपनी दवाइयां भी लेनी होती हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दवाइयां खरीद सकूं। ऊपर से खाने पीने का खर्चा भी होता है। इस वजह से मुझे अब अपने पैसे चाहिए। कृपया करके आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। रमेश जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। चलिए एक काम करते हैं, आपका खाने का खर्चा, दवाई का खर्चा या जो भी जरूरत होगी वो मैं उठाने के लिए तैयार हूं। ठीक है वकील साहब, आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे तब तक आप मेरे खाने और दवाई का खर्चा उठाएंगे। देखो रमेश जी, अब तो आपकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। हम आपकी सारी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। कृपया करके आप हम पर इतनी ज्यादा डिमांड मत रखिए क्योंकि हम उन्हें पूरा नहीं कर सकते। क्यों वकील साहब,
आपको मेरी डिमांड तो पूरी करनी ही होगी, क्योंकि आपके पास मेरे 30 लाख रुपए हैं। इसलिए मेरी बात मानना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप मेरी डिमांड पूरी नहीं कर सकते तो मेरे 30 लाख रुपए मुझे दे दीजिए। मैं अपनी डिमांड खुद पूरी कर लूंगा। ऐसा करते करते इनमें कहासुनी हो जाती है और बात आगे बढ़ जाती है। फिर मोहित उपाध्याय सोचता है, अरे ये तो लगातार पैसे मांगता ही जा रहा है, क्या करूं? हाँ, मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना ही होगा, क्योंकि मेरे पास अब पैसे भी नहीं है। मैं जुए और स्टॉक मार्केट में सारा पैसा लगा चुका हूं। अब तो मेरे पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं बची है। मैं ऐसा करता हूं, इस रमेश को अपने फ्लैट पर बुला लेता हूं और वहीं पर इसका काम तमाम कर देता हूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। थोड़े दिन बाद मोहित रमेश को अपने फ्लैट पर बुला लेता है, जो कि रायपुर में होता है। वहां पर बुलाने के बाद रमेश को खाना पीना, नाश्ता करवाता है और पोहा खिलवाता है। पोहा खिलवाने के बाद रमेश को नींद आ जाती है। जैसे ही रमेश सोता है, तभी मोहित और रश्मि चौकन्ना हो जाते हैं। रश्मि तो रमेश के पैर पकड़ती है और मोहित उसका गला दबा देता है। तकरीबन 15 से 20 सेकंड तक गला दबाने के बाद रमेश की मौत हो जाती है। देखो मोहित, हमने इसे गला घोंट कर मारने की कोशिश तो की है, लेकिन अगर यह बच गया ना तो सीधा पुलिस के पास जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि हम चाकू से इसका गला काटकर अलग ही कर देते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो रश्मि, हम ऐसा ही करते हैं। तो फिर जाकर चाकू लेकर आओ, हम इसे अभी परलोक पहुंचा देते हैं। रश्मि चाकू लेकर आती है और मोहित उसका गला सिर से अलग कर देता है। फिर रमेश के शरीर और सिर को एक ही जगह पर रख देते हैं। रमेश के शरीर से बहुत सारा खून निकल जाता है और वह वहां पर फैल जाता है। देखो रश्मि, थोड़े दिन पहले एक दुर्घटना हुई थी जहां मुस्कान ने अपने पति को ड्रम में सीमेंट से पैक कर दिया था। तो हम भी वैसा ही करेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि हम इसे सूटकेस में सीमेंट से पैक करेंगे, क्योंकि हमारे पास ड्रम तो है नहीं, हमारे पास तो सिर्फ एक सूटकेस है। उसी में हम इसे पैक कर देंगे। चलो फिर, देर किस बात की, हम इसे अभी सूटकेस में पैक कर देते हैं। फिर वे दोनों रमेश के शरीर के कई टुकड़े करके सूटकेस में पैक कर देते हैं और ऊपर से सीमेंट का घोल बनाकर उसमें डाल देते हैं और एक जगह छुपाकर रख देते हैं। थोड़े दिन बाद उस सूटकेस में से थोड़ी थोड़ी दुर्गंध आने लगती है, क्योंकि जो शरीर था वह अंदर ही अंदर सड़ने और फूलने लगता है और सीमेंट में थोड़ी थोड़ी दरारें आने लगती हैं। इस वजह से दुर्गंध बाहर रिसने लगती है। तभी रश्मि और मोहित सोचते हैं, रश्मि, ये दुर्गंध कैसी आ रही है? लगता है जैसे कहीं कोई चूहा मर गया है। अरे नहीं नहीं, चूहा तो हमारे घर में है ही नहीं। तो चूहा मरने की दुर्गंध कहां से आएगी? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कहीं ये दुर्गंध उसी लाश से तो नहीं आ रही जिसे हमने कुछ दिन पहले सूटकेस में पैक किया था। जैसे ही वे दोनों सूटकेस के पास जाते हैं और थोड़ा खोलकर देखते हैं, तभी उसमें से तेज दुर्गंध आने लगती है। वे दोनों समझ जाते हैं कि यह दुर्गंध उसी सूटकेस से आ रही थी। मोहित, अब हम क्या करें? इस सूटकेस में से तो दुर्गंध आ रही है। रश्मि, मुझे जरा सोचने दो। हम इसे ऐसे तो बाहर नहीं ले जा सकते। एक काम करते हैं, बाहर से कोई बड़ा सा संदूक खरीद कर ले आते हैं और उसमें इसे पैक करके बाहर ले जाएंगे। तब ना तो किसी को हम पर शक होगा, और अगर कोई हमसे पूछे कि संदूक में क्या है तो हम कोई और बहाना बना देंगे। फिर वे दोनों उस सूटकेस को दोबारा पैक करके बाहर संदूक खरीदने निकल जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक संदूक की दुकान दिखती है और वे दोनों उस दुकान पर पहुंच जाते हैं। देखो भैया, हमें एक संदूक खरीदना है। कृपया करके हमें कुछ संदूक दिखा दीजिए। हाँ जी मैडम जी, आपको कैसा संदूक चाहिए और उसमें आपको किस तरह का सामान रखना है? दोनों ऐसे ही मजाक मजाक में कह देते हैं। देखो भैया, हमें उस संदूक में लाश रखनी है। लाश का नाम सुनते ही दुकानदार चौंक जाता है और उनसे कहता है, आप दोनों मुझसे कैसा मजाक कर रहे हो? भला संदूक में कोई लाश रखता है क्या? संदूक में तो सामान रखा जाता है। कृपया करके साफ साफ बताइए, आपको कैसा संदूक लेना है?
भैया पहले हमें संदूक तो दिखाइए, तभी तो हम तय कर पाएंगे कि हमें कौन सा लेना है। भैया ये वाला संदूक हमें चाहिए, कृपया करके इस संदूक के दाम बताइए। ठीक है, तो मैं इस संदूक के आपसे 1000 रुपए लूंगा। भैया इस संदूक के 1000 कुछ ज्यादा नहीं है क्या? कृपया इस संदूक के पैसे थोड़े कम कर दीजिए। तो फिर ठीक है, आप मुझे 200 रुपए कम दे दीजिए। ठीक है भैया, हम आपको 800 रुपए ऑनलाइन कर देते हैं। फिर वे दोनों उस संदूक को खरीद लेते हैं और दुकानदार उस संदूक पर अपना नाम डाल देता है। इसके बाद वे दोनों संदूक को लेकर अपने घर चले जाते हैं। घर आकर उस संदूक में सूटकेस को बंद कर देते हैं। जैसे ही वे सूटकेस को संदूक में डाल रहे होते हैं, तभी वहां पुलिस आ जाती है और उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है। पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक सस्पेंस और सच्चाई से भरी दिल दहला देने वाली कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और चौंकाने वाली कहानी के साथ।